चलिए तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पढ़रिया क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं आपके बीए फाइनल या बीए हैं या बीएससी आप या बीकॉम या किसी भी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, आप बस फाइनल हो तो आपके लिए देखिए ये जो आपका पुस्तक है आपकी हिंदी भाषा व नैतिक मूल्य यानी फाउंडेशन का आपका फर्स्ट पेपर है। इसमें दिए जाने वाले हम सभी ऑब्जेक्टों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपके सामने ये रहा। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि मेरे सहयात्री पाठ के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा अमृतलाल बेगड़। ऑप्शन बा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमृतलाल बेगड़। चलिए अब हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि अमृतलाल बेगड़ ने किस नदी के संदर्भ में यात्रा वृत्तांत लिखा है, अर्थात जो अमृतलाल बेगड़ हैं उन्होंने किस नदी के बारे में ये चैप्टर लिखा है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा नर्मदा नदी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला अगला प्रश्न है आपके सामने कि अपनी पुनरावृत्ति यात्रा के समय लेखक की उम्र थी। तो लेखक की उम्र कितनी थी जब उन्होंने नर्मदा नदी की दोबारा यात्रा की थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा 75 साल। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि जलहरी परिक्रमा करने वाले वृद्ध लेखक को कब मिले थे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये मिले थे देखिए ऑप्शन आ 1980 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर पांचवें प्रश्न की कि लेखक ने नर्मदा की प्रथम पदयात्रा कब शुरू की थी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर 1977 यानी ऑप्शन बा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आपकी छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है लेखक ने अपनी पुनरावृत्ति यात्रा किस दिन शुरू की थी, अर्थात उन्होंने दूसरी बार नर्मदा की यात्रा कब शुरू की थी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 7 अक्टूबर से ही देखिए चालू होती है दोनों यात्राएं। 7 अक्टूबर 2002 से ये वाली यात्रा चालू होती है। अगला है कि मेरे सहयात्री जो पाठ है वह किस श्रेणी के अंतर्गत है। तो ये देखिए यात्रा वृत्तांत है। चलिए बात करेंगे अब हम आपके अगले प्रश्न की कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए अनूपपुर है आपका जो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर और अनूपपुर में एक स्थान है आपका अमरकंटक। तो उस अमरकंटक नामक स्थान से देखिए नर्मदा नदी निकलती है और ये देखिए खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न आपका नौवां कि मेरे सहयात्री पाठ में लेखक ने नर्मदा को क्या कहा है। यदि आपने इस चैप्टर वाली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखें तो आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर जाएंगे। उस वीडियो की जो लिंक है आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए इसके जो होगा उन्होंने नर्मदा को मोक्षदा कहा है। क्या कहा है? मोक्षदा कहा है। अगला आपका 10वां प्रश्न कि मेरे सहयात्री जो नर्मदा उसकी यात्रा जो वृत्तांत है तो वह कैसा है। तो ये है देखिए पुनरावृत्ति। क्या लिखेगा यहाँ पर लिखेगा आपको लिखना है पुनरावृत्ति यात्रा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो या तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उससे आप जुड़ते हैं तो आपको डायरेक्ट ही वहाँ पर जो है इसकी जो पीडीएफ है वह पूरी तरीके से प्रदान की जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो अगला है आपका मध्य प्रदेश की लोक कला है उससे ये देखिए संबंधित है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि छिपा जो शिल्प है केंद्र है ये आपका छिपा शिल्प केंद्र है जो कहाँ स्थित है। देखिए तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये है आपका यहाँ पर एक भीरुगढ़ नामक स्थान है जो आपका पड़ता है उज्जैन में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ उज्जैन। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कंघी बनाने का जो श्रेय है वह किस जनजाति को दिया जाता है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बंजारा। किस जनजाति को दिया जाता है? बंजारा जनजाति को दिया जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए आपका यहाँ पर बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये देखिए बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि तिलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो बघेलखंड है उसमें प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये देखिए ऑप्शन दा बघेलखंड में प्रसिद्ध है। हम बात करेंगे आपके पांचवें प्रश्न की कि सुरेती क्या है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये है देखिए ऑप्शन आ एक भीति चित्र है। क्या है? यह एक भीति चित्र है। हम चाहते तो यहाँ से आपके आंसरों को भी डायरेक्ट यहाँ से दिखा सकते थे, लेकिन यदि आप वीडियो देखते और आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखा दिखाई देता तो उससे आपको इंटरेस्ट हट जाएगी आपकी और उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए हमने यहाँ से जो आंसर है वह सभी को गायब कर दिया है और अब आपको वीडियो थोड़ी ज़्यादा
आकर्षक लग रही होगी। चलिए तब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले चैप्टर की, जो है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियों से। चलिए तो इससे संबंधित ऑब्जेक्ट है जो आपके दिए गए हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एक साथ दो पद ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? एक साथ दो पद ग्रहण करना इसका अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन दा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है। जो ऊँट का मुँह में जीरा है इसका क्या अर्थ है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पर कि बहुत थोड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत थोड़ा। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन दा कहीं ठौर ठिकाना ना होना, अर्थात कहीं का ना रहना, यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? जो कपटी मित्र है वह किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका देखिए आपका करेक्ट उत्तर जो आपका ऑप्शन बा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप। तो अब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि उल्लू सीधा कहना मुहावरे का सही अर्थ है। उल्लू सीधा कहना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपना काम निकालना। क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन द इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देर न करते हुए आपके यहाँ पर जो अगला चैप्टर है आपका उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले चैप्टर की। तो चलिए आपके सामने अब देखिए अगला चैप्टर है आपका यहाँ पर जो आपका जनसंचार वाला है, यानी जनसंचार के माध्यम, उस वाले चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से संचार का क्या, जो संचार है वह क्या कार्य करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर है जो ये देखिए उपरोक्त तो सभी इसके कार्य हो जाएंगे, यानी जानकारी प्रदान करना और वैचारिक आदान प्रदान और पारस्परिक समझ उत्पन्न करना। ये देखिए इसके करेक्ट, यानी इसके सभी उत्तर हो जाएंगे सही। चलिए अब हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की कि इनमें से कौन सा जनसंचार का जो है माध्यम नहीं है? देखिए यदि हम पिछले थोड़ी सी यदि 5-10 साल पहले की बात करें तो इसमें जो आपका मोबाइल है वह जनसंचार का माध्यम नहीं था, तो इसलिए यही आपका यहाँ पर जो जनसंचार का माध्यम नहीं है और आपका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि आप सोच रहे होंगे तो हमें तो सबसे प्राप्त होता, लेकिन अभी की बात है, यदि हम विगत वर्ष पहलों की बात करें तो आपका यहाँ पर जो मोबाइल है उसमें केवल बात ही होती थी। तो इसलिए इसके क्वेश्चन के मुताबिक और इन विकल्पों के मुताबिक आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन आ ही होगा। समाचार पत्र, पहले से नाम ही समाचार, तो समाचार पत्र में दिखाई जाती है। और टीवी में भी देखिए आपके न्यूज चैनल प्रमुखता आती थी। और रेडियो की बात करें तो रेडियो मुख्यतः समाचार पत्र के लिए ही, जनसंचार के लिए ही बनाया गया था। चलिए हम बात करेंगे अगले, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन आ ही हो जाएगा, मोबाइल। चलिए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि जनसंचार माध्यम का जो अंग्रेजी है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मॉस कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ है जो आपका मॉस कम्युनिकेशन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आपका चौथा, वर्तमान में सबसे ताकतवर व समकालीन संचार साधन कौन सा है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जनसंचार। ऑप्शन द है जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जनसंचार। चलिए अब देर न करते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि समाचार पत्र किस प्रकार संचार के माध्यम के अंतर्गत आता है? ये देखिए आपका जो समाचार पत्र है वह देखिए प्रिंट होकर आता है। कैसा होता है? प्रिंट अर्थात छपाई के माध्यम के द्वारा आता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा जब आप अखबार पढ़ते हैं तो वह प्रिंट होकर आता है, और समाचार पत्र जब प्रिंट है तो ये प्रिंट मीडिया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देर न करते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप देखिए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से बना सकें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक सोशल मीडिया का स्वरूप है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका आधुनिक है, जो आधुनिक में आया है आपका अभी तक ट्विटर, जबकि पत्रकारिता आपका पहले से है, टीवी आपका पहले से और रेडियो आपका पहला सा है। तो आधुनिक मतलब फिलहाल में तो ये ट्विटर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें अगले प्रश्न की कि टीवी के न्यूज़ चैनल की भाषा होती है, जो टीवी की, जो आप टीवी वगैरह में न्यूज़ चैनल देखते हो उसकी भाषा होती है तो आम बोलचाल भाषा होती है, यानी ऑप्शन सा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि आकाशवाणी समाचारों की भाषा किसका नियंत्रण होता है? जो समाचार पत्र है उन पर किस भाषा का नियंत्रण, उनकी भाषा पर किसका नियंत्रण होता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रसार भारती का। ऑप्शन सा है जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा,
प्रसार भारती का। अगला प्रश्न है 9वां कि रेडियो विज्ञापनों में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये देखिए इसमें शब्द और ध्वनि दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसका? शब्द और ध्वनि दोनों का प्रभाव। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कौन सा टीवी विज्ञापन की भाषा है? तो ये जो आपका कौन सा गुण है जो टीवी विज्ञापन की भाषा का है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए सरलता भी होती है उसमें, चटपटापन भी होता है, संक्षिप्तता में बात भी की जाती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन द इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो जो आपका अगला चैप्टर है उसकी हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो अगला आपका जो आपका चैप्टर है उसकी हम बात करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है टूटते हुए एक एकांकी है, जो देखिए सुरेश शुक्ल चंद्र के द्वारा लिखित है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि टूटते हुए एकांकी संकलन के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए हमने अभी भी चर्चा की थी, सुरेश शुक्ल चंद्र इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टूटते हुए एकांकी संग्रह में जो शामिल नाटकों की संख्या है, तो इसमें कितने नाटक है? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें 10 नाटक है। आपको क्वेश्चन नहीं कहना, आपको वीडियो को 1 से 2-3 बार देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक, यदि देखिए आपको इस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देखना है, यदि आप कहीं और देख रहे हैं जैसे आप टेलीग्राम वगैरह में, तो आप यूट्यूब पर जाकर देखें तो अच्छी तरीके से आपकी वीडियो वहाँ पर चलेगी। तो पहला प्रश्न है तीसरा कि टूटते हुए संग्रह के प्रमुख एकांकी नाटक हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए सभी मुखौटे भी और आपकी शादी का चक्कर और नींद का चक्कर, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन द। अगला है डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र लिखित ऐतिहासिक नाटक है, तो ये देखिए उनकी सभी हैं, बात एक हर्ष की और अक्षय वट और प्रेरणा और ऑप्शन द, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर नेक्स्ट है जो आपका संक्षिप्तियाँ, उनकी अब हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षिप्तियों की बात करते हैं। तो चलिए आपके सामने अब जो संक्षिप्तियाँ हैं उसको चलिए देखते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि बाहर जो संक्षिप्तियाँ वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से देखिए एक भी यहाँ पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं दिए गए। आपका जो 7वां चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम, उससे देखिए संबंधित उसी से दिए गए, तो उन्हीं से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि भारत में पत्रकारिता का उदय हुआ, तो पत्रकारिता का उदय हुआ था देखिए आपका यहाँ पर 1780, यानी ऑप्शन बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उदंड मातंड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पत्रकारिता किस अंतर्गत आता है, जो पत्रकारिता है उसके अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी समाचारों का संकलन भी और प्रसारण भी और व्यावसायिक संगठन भी, तो ऑप्शन द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता का एक प्रकार है, तो पत्रकारिता का कौन सा एक प्रकार है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। आपने खेल पत्रकारिता भी सुनी होगी, आपने रेडियो पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता, यानी उपरोक्त द इसका उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान का व्यवसाय है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये है, देखिए आपका यहाँ पर ये आपका देखिए यहाँ पर सीजी जो आपकी मूलर है, यानी ऑप्शन बा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए तो अगला प्रश्न था आपका, थोड़ी देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी जो आवाज़, तो उसके लिए हम चलिए तो अब उसके लिए आप उसको इग्नोर कीजिए जो आपकी बैकग्राउंड की नॉइज आ रही है। अगला है आपका 6वां कि जो पत्रकारिता किसी को डराने धमकाने या किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछालती है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वह कहलाती है देखिए आपकी पीतृ पत्रकारिता, ऑप्शन जो आपका सा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे या उससे कोई तथ्य है उसको कोई छिपाना चाहे उसे उद्घटित करने वाली पत्रकारिता का नाम क्या है? तो जब कोई चीज़ कोई खबर है कोई उसे छिपाना चाहता है, फिर कोई व्यक्ति उसे खोजेगा उसे दिखाएगा, तो इसलिए है आपकी पत्रकारिता हो जाएगी खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट आदि खेलों में जुड़े पत्रकारों को किस वर्गों में रखा जाता है? तो नाम से स्पष्ट खेल, और तो आपका खेल पत्रकार इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात न करते आगे बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि सांसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करना किस प्रकार की पत्रकारिता है? तो ये देखिए नाम से स्पष्ट है संसद, तो ये आपकी संसदीय पत्रकारिता इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके देखिए यहाँ पर आगे वाले प्रश्न की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा देखिए आपका अगला चैप्टर
है आपका यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि पहेली को जन जन उला कौन से आंचल में कहा जाता है। ये देखिए उन्हें कहा जाता है ये बघेली में। किस में कहा जाता है? पहेली को बघेली में कहा जाता है। अगला हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये देखिए बघेलखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? बघेलखंड में प्रसिद्ध है, ऑप्शन आ। बात करें अगले प्रश्न की कि हीड़ जो गायन शैली है वह किस प्रकार की होती है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा चंपू गायन शैली। अगला प्रश्न है कि लावणी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? ये देखिए पुरुष गाते हैं और इन्हें शाम के समय गाते हैं, तो ऑप्शन जो आपका बा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर पांचवा कि निन्ने पानी जो पिए मुझे हरे नत खाए दूध ब्यारी जे करे उन्हें घर भेद न जाए। तो उपरोक्त जो पंक्ति है वह क्या है? तो देखिए ये देखिए मुहावरा तो हो नहीं सकती, ना कहावत ना लोकोक्ति, एक पहेली ही हो सकती क्योंकि इतनी बड़ी है, क्योंकि इसमें बुझाने के लिए कहा गया है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां रही हैं। तो देखिए निवाड़ी भी रही है, बुंदेली भी रही है और मालवी भी रही है, तो उपरोक्त द इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है पंडवानी का संबंध किससे है? तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका संबंध देखिए महाभारत से। किससे है? महाभारत से। अगला है कि संत पीपा का संबंध किससे रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये रहा देखिए मालवी लोक साहित्य से रहा है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि इसूरी इसकी संबंध है इसका किससे रहा है? ईश्वरी का। तो देखिए इनका संबंध रहा है ये आपका बुंदेलखंड से। किस रहा है? बुंदेलखंड, यानी ऑप्शन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि माछ लोकनाट्य का संबंध है तो कहाँ से है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मालवा से। कहाँ से है? मालवा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर देखिए अगले जो आगे वाले चैप्टर उनकी बात करेंगे। तो अगला आपका देखिए अब चैप्टर है आपका यहाँ पर जो पत्र लेखन है वह वाला चैप्टर है। तो चलिए उसमें दिए जाने वाले जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारूप से आशय है, तो सब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बा रूपरेखा। रूप से आप याद रखेंगे, प्रारूप रूप इसमें भी है तो रूपरेखा। अगला है समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए टिप्पण का। तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है टिप्पण में होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संक्षिप्तता होनी चाहिए। जो टिप्पणी है वह संक्षिप्त अर्थात कम से कम लिखी हो शब्दों में। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि कार्यालय आदेश की भाषा होती है, तो जो कार्यालय उस आदेश की उसकी भाषा कैसी होती है? सीधी और स्पष्ट होती है। किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा किया जाता है कार्यालय आदेश, इसका प्रयोग किया जाता है सभी लोगों के लिए। चलिए अगला है कार्यालय में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण किया जाता है, ये किया जाता है देखिए परिपत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? परिपत्र के माध्यम से। अगला है ज्ञापन लेखन की शैली होती है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये आती है देखिए अनपरुष के अंतर्गत। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कार्यालय में ज्ञापन में निर्देश है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर नहीं होता है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्मरण कराने के लिए भेजे गए पत्रों को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा कहा जाता है अनुस्मारक। चलिए अगला प्रश्न है एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5 विषय होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले जो आपका अगला चैप्टर है उससे प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो अगला है आपका यहाँ पर जो राज्य भाषा वाला सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की राज्य भाषा कौन सी है? तो देखिए जो भारत की राज्य भाषा है आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी देखिए आपकी यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगी? ऑप्शन आ है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प है। देखिए 15 अगस्त 1947 और अगला है आपके सामने यहाँ पर 26 जनवरी 1950 और तीसरा है 14 सितंबर 1949 और चौथा है 14 सितंबर 1950। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा 14 सितंबर 1949। चलिए बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शायद इनमें से कोई एक प्रश्न इन 2 में से। अगला है हिंदी भाषा जो हिंदी दिवस है वह कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपने पढ़ा था 14 सितंबर
अगला है राष्ट्रभाषा का अर्थ ही राज्यभाषा होता है, यह कथन देखिए असत्य है। अगला है हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की उपयोगों की अनुशंसा करने के लिए संविधान की कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? ये की गई है देखिए यहाँ पर आपके अनुच्छेद जो आपका 344 है उसमें की गई है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि आपको स्मरण हो तो जो आपके अभी सीसी एग्जाम हुए थे उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भाई हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की कितनी क्षमताएं हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5 क्षमता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजियों को राष्ट्रभाषा की सहयोगी पद से कब हटा जाना चाहिए? तो जो अंग्रेजी है आपकी तो उसको राष्ट्रभाषा की सहयोगी पद से कब हट जाना चाहिए था? तो देखिए ये हटा दिया जाना चाहिए था इसे 1965 में। कब? ऑप्शन आ है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के पक्षधर अंग्रेजियों को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में कितने तर्क देते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 10 तर्क देते हैं। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि अंग्रेजी के पक्षधर जो पक्षधर पढ़ेंगे इसे पक्षधर हिंदी की राष्ट्रभाषा होने के विपक्ष में कितनी अयोग्यताओं को प्रस्तुत करते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये कहते हैं देखिए 6 को प्रस्तुत करते हैं। अगला है राजभाषा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1955 में। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि राजभाषा समिति ने हिंदी को कब मान्यता दी थी? तो इसका करेक्ट उत्तर आप देखिए मान्यता दी थी 14 सितंबर 1949 को। जो आप इसका पहले ही उत्तर इसको देख चुके हैं। अगला है आपका कि हिंदी भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है वह कहलाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजभाषा कहलाती है। चलिए राजभाषा कहलाती है तो ये वाला जो राज्य ऐसा आपको ध्यान रखना। चलिए अगला है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा BG खरे यानी ऑप्शन आ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके आगे वाले प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अगला है आपका यहाँ पर अगले चैप्टर से जिसका चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं दूरभाष और मोबाइल है। तो पहला प्रश्न है कि ग्राहम बेल के सहयोगी वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिलिप रेड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है टॉक बैटरी का आविष्कार हुआ है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हुआ है देखिए 20वीं शताब्दी में। कब हुआ है? 20वीं शताब्दी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल्युलर फोन की शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 1946 में। ऑप्शन बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की कि सिम कार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है देखिए माइक्रोचिप। क्या है? माइक्रोचिप। अगला है हाई स्पीड IP डाटा का संबंध है? तो ये संबंध देखिए आपका यहाँ पर तृतीय पीढ़ी यानी 3G से। तो 3G में IP होती है तो वो जो आपकी IP डाटा होती है हाई स्पीड। चलिए तो इस पे का देखिए इसकी प्रश्न होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। तो अगला चैप्टर आपका लग जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो अगला चैप्टर का नाम है आपका हिंदी की संपदा। चलिए बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देखिए उसे समानार्थी को ही पर्यायवाची कहा जाता है। अगला है फूल का जो समानार्थी है वह नहीं है, नहीं देखना है आपको। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका जलज। अगला है जलज का मतलब होता है आपका बादल। अगला है शब्द युग्म से आशय है? युग्म से आशय रहेगा देखिए आपका जोड़। तो जोड़ कहाँ पर लिखा है? शब्दों का जोड़। अगला है अंधकार का विलोम। तो अंधकार का विलोम देखिए अब आपको जो अंधकार का विलोम है देखिए ये आपको जो वीडियो का आपका कमेंट सेक्शन होता है कमेंट वहाँ पर जाकर आपको बताना है कि अंधकार का विलोम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आपको उत्तर लिखा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको जो अंधकार है इसका आपको विलोम लिख कर बताना है कि आपको पहले लिखना अंधकार का विलोम है और जो आपको लगे न प्रतिकूल निराशा मृत्यु या प्रकाश तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अनेकार्थी शब्द का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। करेक्ट उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन जो आपका सा है चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। चलिए हम बात करेंगे आपके यहाँ पर आगे जो आपके दिए जाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टरों से उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखिए आगे बात करते हैं। अगला है आप देखिए आपका यहाँ पर जो अनुवाद से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर का नाम है इसका अनुवाद कला। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी कथन की पुनरावृत्ति कहना ही आपका यहाँ पर अनुवाद कहलाता है। अगला है कि अनुवाद में कितनी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए आपको इसमें 3 भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए।
चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि स्रोत भाषा कहती हैं, जो आपकी स्रोत भाषा है कहती हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्थ व्यक्त करने वाली भाषा को ही देखिए स्रोत भाषा कहा जाता है। अगर आपका लक्ष्य भाषा कहती है तो लक्ष्य भाषा किसे कहती हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है उसे ही लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अगला है अनुवादक को जानकार होना चाहिए, तो अनुवाद को होना चाहिए उक्त दोनों भाषाओं का अर्थात जिससे जिसमें की जा रही है दोनों भाषाओं का उसे ज्ञाता होना चाहिए। अगला है अनुवाद के लिए आवश्यक है व्याकरण और शब्दकोश का होना। देखिए व्याकरण यदि जानकारी नहीं है आपको पूरी तो आप कैसे अनुवाद कर जाएंगे, कैसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के आधार पर अनुवाद की प्रकार होती हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया और पाठ के आधार पर अनुवाद की प्रकार, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है अनुवाद करना क्या है, एक कला है। अनुवाद करना क्या है, तो ये देखिए ये कला है। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी जो अगला चैप्टर है आपका यहाँ पर विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण आपके जो विशेषता हैं उसकी, तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन किस धर्म को माना जाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म। किसको माना जाता है, हिंदू धर्म का जो सुधारवादी आंदोलन आया था वो कौन था, तो बौद्ध धर्म था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कही जाएं या देखिए तीर्थंकर कही जाएं तो आप सिर्फ माँ जो ऋषभ देव है उन्हीं को लगाएंगे। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो ये हो जाएगा जैथुरुस्त्र, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है सूफी शब्द का अर्थ होता है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका क्या अर्थ होता है आपका पवित्र। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, अर्थात जो उनके प्रवर्तक थे, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, जो इस्लाम धर्म है तो उनके प्रवर्तक कौन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका हजरत मोहम्मद साहब, यानी आपका ऑप्शन आ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और पहले कौन थे, तो पहले आप याद रखेंगे जिन्होंने सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक हैं वह है आपकी नानक। चलिए अगला प्रश्न है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो देखिए आपको इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से बताना है। अभी यदि आप यदि 2-3 बार आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपका उत्तर आपको इसका शायद मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, जो सिख धर्म है इसका पवित्र ग्रंथ है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, यानी ऑप्शन दा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की पुरानी बाइबल यहूदी धर्म के किन पैगंबरों द्वारा लिखी गई है, तो ये देखिए हजरत दाऊद और हजरत मूसा के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन आ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कर्म का सिद्धांत मोक्ष प्राप्ति पुनर्जन्म जैसी सिद्धांत किस धर्म में बनाए गए हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए ये बनाए गए हैं आपके यहाँ पर, ये बनाए गए हैं देखिए आपके यहाँ पर कौन से धर्म में बनाए गए, तो ये देखिए सभी कुछ आपके हिंदू धर्म में बनाए गए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं, आप ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए कितने आर्य सत्य बताए हैं, तो 4 बताए हैं। कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। अगला है महायान और हीनयान किस धर्म के 2 संप्रदाय हैं, तो ये देखिए आपके बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये देखिए गौतम बुद्ध, जिनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने महाव्रतों को महत्व दिया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है सिख धर्म का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है देखिए सिख जो शब्द है, जो सिख का आपका शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिष्य। अगला प्रश्न है सिख धर्म में गुरु परंपरा के तहत कितने गुरु हुए, तो इसमें 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु का नाम आप जानते हैं क्या था, गुरु गोविंद। अगला प्रश्न है 18वां कि ईसाई धर्म कितने भागों में आपका यहाँ पर विभक्त है, तो ईसाई धर्म, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये देखिए आपके 2 भागों में।
अगला प्रश्न है कि पारसियों का प्रमुख धर्म है, तो प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वेद अवेस्ता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत 20वां कि भारत के किस धर्म का विदेशों में भी सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो देखिए ये आपका बौद्ध धर्म ही था। कौन था, बौद्ध धर्म। अगला है बौद्ध धर्म के संस्थापक, देखिए पूछा गया है, तो महात्मा बुद्ध। कौन, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ इनकी बचपन का नाम था। अगला है सिख धर्म के संस्थापक, तो देखिए आ ही गया प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। क्या है, गुरु नानक। अगला प्रश्न है आपके सामने अगले चैप्टर से कि जो महात्मा गांधी है उनकी आत्मकथा यानी पुस्तक का नाम क्या है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है चैप्टर का नाम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो अब महात्मा गांधी की आत्मकथा की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला है पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर महात्मा गांधी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर श्रवणपित्त भक्ति नाटक। चलिए तो जो आपका ऑप्शन सा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हम आपसे फिर कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में जितना आप भेज सकें उतना आपको इसको शेयर करना है। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की कि विवाह के समय जब विवाह हुआ था तो उस समय गांधी जी की उम्र कितनी थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 साल। अगला है गांधी को राम नाम जपने की जो प्रेरणा है वह कहाँ से मिलती है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा नौकरानी से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस नाटक को देखकर, देखिए बैकग्राउंड की नॉइज आ रही है तो थोड़ी सी वीडियो और बची है उसको और आप थोड़ा देख लीजिए। किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय किया था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की थी, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 साल व्यर्थ हो गया यानी 1 साल उनका बर्बाद हो गया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया, तो इसका अधिक आनंद आया, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा नम्रता के बिना। किसके बिना, नम्रता यदि आप में नहीं है तो आपका जो आपको मुक्ति है वह नहीं मिलने वाली है। अगला है गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये देखिए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अर्थात 10वीं की जो परीक्षा होती है वह मैट्रिक की परीक्षा कहलाती है, तो कब पास की थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 1887 में। अगला है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में हवेली किसे कहा है, ये देखिए वैष्णव मंदिरों को कहा है। तो इस तरह देखिए यह वीडियो समाप्त होती है और देखिए इसमें हम सभी जो आपके ऑब्जेक्टिव है उस सभी को हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो इस तरह देखिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो चलिए इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है।